हेलो एवरीवन, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे, उसका क्लासिफिकेशन अपन लोग कर रहे थे। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्लासिफिकेशन किया या भौतिक गुणों के आधार पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा। अब हम रासायनिक आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में। अब हम करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। देखिए, पॉली माने बहु, यानी 2, 4, 5 से कहीं ज्यादा अणु जब कार्बोहाइड्रेट के आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, एक जटिल यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉली या पॉली सैकेराइड्स या बहुअणुईय शर्करा। ठीक है, ये अणुईय शर्करा जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? ये 6 प्रकार की है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहला जो है वो है आपका स्टार्च या मांड। ठीक है, मांड आपको किससे प्राप्त होता है? आपने देखा होगा, चावल आप धोते हैं, उसमें एक सफेद ओपेक सा सॉल्यूशन निकलता है जिसको आप वॉश कर देते हैं ना, कि मांड, जिसे आप मांड बोलते हैं। और इसको गर्म करेंगे तो ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, एक जेली जैसा बन जाता है या गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से आप जो है बेसन का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आलू को आप जब काट कर जो है पानी में डालेंगे, उसको थोड़ी देर स्टैंड करने दीजिए। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे कुछ सफ़ेद पदार्थ, पाउडर जैसा जो है नीचे आपको सेडिमेंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च या मांड। ये एक पॉलीसेकेराइड है या बहुअणुईय कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च जो है वो अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन 2 पदार्थों से मिलकर बना है। स्टार्च किससे बना है? अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना है। स्टार्च को जब हम हीट करते हैं या स्टार्च को जब आप गर्म करते हैं, स्पेशली ड्राई हीट देते हैं, तो ये डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। डेक्स्ट्रीन, इसकी ब्राउनिंग हो जाती है और ये डेक्स्ट्रीन नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरा प्रकार का जो पॉलीसेकेराइड है हमारा, वो क्या है? डेक्स्ट्रीन। पहला क्या है? स्टार्च या मांड, जिसे हम हिंदी में सामान्य भाषा में बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये किससे प्राप्त होता है? आपको आलू, चावल, है ना, रूट्स एंड ट्यूबर्स या शकरकंद, इन सब से आपको, जिमीकंद, इन सब से आपको स्टार्च मिलता है। और दूसरा पॉलीसेकेराइड है वो क्या है? डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन जो है ये कब हमें प्राप्त होता है? जब हम स्टार्च को हीट करते हैं, तो ये स्टार्च या मांड जो है ये डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप चपाती को, आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और उसको धीरे धीरे जो है काफ़ी देर तक जब आप चबाते हैं, तो वही रोटी जो है वो आपको मीठी लगने लग जाती है ना, जो कि फीकी होती है टेस्ट में, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको चबाते हैं तो ये फीकी हो जाती है। क्यों? मीठी लगने लग जाती है। क्यों मीठी लगने लग जाती है? क्योंकि आपका जो सलाइवा है, आपके मुंह के अंदर जो थूक है, या जिसे हम सलाइवा कहते हैं, जिसे हम लार कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर टाइलिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। ये टाइलिन जो है स्टार्च पे जब जितनी देर आप, ज़्यादा देर तक जब इसको चू करेंगे या उसको चबाते जाएंगे रोटी को, तो ये टाइलिन जो है उस रोटी के जो स्टार्च है उसके अंदर मिल जाता है। और उस स्टार्च को जो है टाइलिन जो है अपना असर दिखाकर और उस स्टार्च को वो डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए आपको जो रोटी है वो थोड़ी देर बाद मीठी लगने लग जाती है। ठीक है, तो ये आपको 2 ध्यान रहेंगे, स्टार्च और डेक्स्ट्रीन। काफ़ी कुछ आपस में रिलेटेड है। देखिए, स्टार्च आपको याद रहेगा, मांड जो आपको चावल है उससे मिलता है, फिर उसको अगर आप हीट करेंगे, है ना, तो उससे आप उसको डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। अब तीसरे प्रकार का जो पॉलीसेकेराइड है वो है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, हम ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में एकत्रित रहता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही एकत्रित रहता है। देखिए, हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग जो भी कुछ डाइट लेते हैं, आप चाहे कितना भी उसको वॉच करें, लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं होता है। हमारा शरीर हमेशा
किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए शरीर में जो है न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज रहता है, या ऊर्जा का स्टोरेज रहता है। तो जो आपने भोजन या कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, पाचन के फलस्वरूप कौन सी शर्करा बनी? ग्लूकोज बनी। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो रक्त के अंदर आ जाती है। जितना शरीर को काम में लेना होता है वो ग्लूकोज काम में ले ली जाती है। जो बची हुई ग्लूकोज है वो कुछ मात्रा में हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में एकत्रित रहती है, जो विपरीत परिस्थितियों में पुनः ग्लूकोज में टूटकर शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। इसको समझ लीजिए। देखिए, जो भी आपने खाना खाया ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज रक्त में गया, ऊर्जा देने का कार्य किया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको शरीर जो है किस में परिवर्तित कर लेता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ये ग्लाइकोजन हमारे यकृत या हमारे लिवर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। जब विपरीत परिस्थितियां या कुछ ऐसी परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान किसी वजह से खाना नहीं खा रहा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या कोई जो है फास्टिंग है, या व्रत हम लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं, या खाना नहीं जो है आहार नहीं ग्रहण कर रहे, तो उस कंडीशन में, या नॉर्मली भी ऐसा होता है कई बार कि आप बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खा रहे हैं, तो उस समय भी, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ग्लूकोज का एक पर्टिकुलर लेवल हमारे रक्त में हमेशा बना रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहे। हमारी ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो है ग्लूकोज हमेशा चाहिए रहता है, या हमेशा उसकी आवक जो है रक्त में बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जबकि कोई लंबे समय तक खाना नहीं ले रहा, तो ग्लूकोज नहीं बन रहा, तो ये जो इकट्ठा किया हुआ ग्लाइकोजन है, ये क्या होता है? वापस से टूट जाता है ग्लूकोज में और शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए, इसका उदाहरण आपको अच्छे समझ में आएगा कि हम लोग पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा जो है हम यूज करते हैं, और कुछ पैसा जो बच जाता है उसको हम विपरीत परिस्थितियों के लिए संजोकर संभाल कर रख देते हैं कि जब कभी हमें जरूरत होगी तो हम इस पैसे को निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। सिमिलर केस होता है ग्लूकोज के साथ में कि ग्लूकोज को काम में ले लिया जितनी आवश्यकता है, जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया और लिवर के अंदर इसको इकट्ठा कर दिया। तो ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी इसको हम कहते हैं। क्यों एनिमल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? क्योंकि इंसानों में और जानवरों में, इंसान भी एक प्रकार का जानवर है, ठीक है, तो इंसानों में और जानवरों में कार्बोहाइड्रेट जो है एकत्रित जिस अवस्था में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो पॉलीसेकेराइड है वो है सेल्यूलोज या फाइबर या रेशे। ठीक है, देखिए सेल्यूलोज और एक और होता है हेमीसेल्यूलोज, इन दोनों को मैं साथ ही आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला था आपका जो पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, फिर है आपका डेक्स्ट्रिन, फिर आपका ग्लाइकोजन, फिर चौथा है आपका सेल्यूलोज और पांचवा है हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, दो अलग अलग हैं सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, बट मैं इनको साथ में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि काफी हद तक इनका प्राप्ति के साधन और इनके जो कार्य है वो एक जैसे ही होते हैं। देखिए, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज जिसे हम सामान्य भाषा में रेशे बोलते हैं या फाइबर बोलते हैं, आपने आजकल बहुत सुना होगा कि आहार में फाइबर होना चाहिए, आहार में रेशे जो है वो होने चाहिए। ठीक है, सामान्य भाषा में हम इनको रेशे बोलते हैं। ये बेसिकली सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज हमें किससे प्राप्त होते हैं? हेमीसेल्यूलोज जो है वो आपको अनाजों और दालों के छिलकों से प्राप्त होते हैं, वेराज जो सेल्यूलोज है जो आपकी फल सब्जियां आप जो खाते हैं उसके अंदर जो रेशा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं। मानव शरीर जो है वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है, ना ही हमारा शरीर इसको अच्छे से पचा
पाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे आहार में आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। हमारी जो आहार नाल है उसकी सामान्य जो कार्य प्रणाली है वो उसके लिए ये अति आवश्यक होता है। अभी हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से आवश्यक होता है, पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप दो चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। ये हमें छिलकों से और फलों के और सब्जियों में जो रेशे मिलते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जिसे आप सामान्य भाषा में रेशे या फाइबर हम इसको बोलते हैं। अब आहार में फाइबर की आवश्यकता क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे कई बार कार्बोहाइड्रेट में जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शॉर्ट या थोड़ा सा एलैबोरेट। ठीक है, तो रेशे क्या होते हैं या फाइबर क्या कार्य करता है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप काम की चीज़ें हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है, और जो काम की चीज़ें नहीं होती है, जिसे हम वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब कई लोगों में आपने सुना होगा कि ये अपशिष्ट पदार्थ जो है सामान्यतः जब निकाला जाता है तो ये हमारी जो आंतें होती हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, उनमें क्रमाकुंचन की गति होती है या उनमें पेरिस्टाल्सिस होता है। ये पेरिस्टाल्सिस उस रेशों को, उस भोज्य पदार्थ को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जिससे कि ये जब पेरिस्टाल्सिस क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है वो किसकी बनी है, मसल्स की या पेशियों की बनी है। इन पेशियों में संकुचन होता है और फिर विमोचन होता है। ठीक है, तो ये जब संकुचन होता है, विमोचन होता है, बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आगे की ओर खिसकाया जाता है या आगे की ओर इसको धकेला जाता है, जिससे कि शरीर के बाहर इसको निकाला जा सके। ठीक है, तो ये जो अवस्था है, ये जो आपका पेरिस्टाल्सिस है, इसके सामान्य होने के लिए आहार में रेशों की आवश्यकता होती है। अब रेशे क्या करते हैं इसके अंदर कि जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो रेशे होते हैं, ये रेशे पानी को अवशोषित कर कर जो है ये फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, जब ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर और फूल जाते हैं, तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो मल है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर का, उसको जो है नरम और सॉफ्ट बना देते हैं, जिससे कि आसानी से ये शरीर के बाहर निकाला जा सके। अगर आहार में हम फाइबर अच्छी प्रकार से लेते हैं तो हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं या जहरीले पदार्थ हैं, वो शरीर के जहरीले पदार्थ इसमें मिलकर जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और भी जो है वसा जो है, कोलेस्ट्रॉल जो रक्त के अंदर होता है उसकी मात्रा को कम करने के लिए भी फाइबर आवश्यक होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस करेंगे तो इसको और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर जो हमारा लास्ट जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो है पैक्टिन। पैक्टिन जो है ये आपको फलों के, जो स्पेशली जो पके हुए फल होते हैं उनके छिलकों में, या कई रूट वेजिटेबल या जो कंद वाली सब्जियां हैं, मूल वाली सब्जियां हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। इसका कार्य, पैक्टिन को जो हम जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किस में करते हैं, जेली बनाने के काम में करते हैं। आपने जैम और जेलीज का नाम सुना होगा, जैम बनाते हैं। जब हम जैम बनाते हैं तो उसमें हम कई बार कुछ मात्रा में जो है छिलके जो है वो भी डाल देते हैं नेचुरल जेली बनाने के लिए। ठीक है, तो पैक्टिन जो है वो छिलकों के अंदर, जो पके हुए फल है उनके छिलकों में पाया जाता है, और इसको जो है जेली बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये तो है हमारे पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, यानी कि कहाँ से स्रोत, प्राप्ति के साधन कार्बोहाइड्रेट के, हमें किन भोज्य पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होता है और इसके कार्य क्या है और इसकी दैनिक आवश्यकता क्या होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता डिस्कस करेंगे, उसके साथ में ही हम प्रोटीन की भी दैनिक आवश्यकता डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता हमने उस चैप्टर को जब डिस्कस किया था तो नहीं की थी।
हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में ये आपके डाल दूंगी, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी कि उसकी दैनिक आवश्यकता क्या होती है, और डिस्कस मैं कार्बोहाइड्रेट के रिक्वायरमेंट के साथ में इसको करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।